नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका शो में। बहुत बहुत आभार महेंद्र जी, आपके तमाम दर्शकों को नमस्कार। सर, आज का दिन तो बहुत ख़ास है। महाराष्ट्र के मालेगांव में जो ब्लास्ट हुआ था, 17 साल के बाद उसपे फैसला आया है और जांच एजेंसियों को प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय रहेरकर, सुधाकर धर और समीर कुलकर्णी, इनके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। तो आतंकवादियों को बचाने के लिए कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद की जो झूठी कहानी रची थी, उसका तो षड्यंत्र राज तार-तार हो गया और कांग्रेस का एजेंडा वो भी फ्लॉप हो गया। क्या कहिएगा? देखिए, ये होना ही था, क्योंकि हम लोगों को ये घटना मात्र घटना नहीं है। अभी आप पीछे के बहुत सारी घटनाओं को मिलाइए, तो मैं अभी मेन बिंदु पर आऊं उसके पहले मेरी जो एक ऑब्जर्वेशंस कहिए कि मुंबई को लेकर है। मुंबई को जो कहा जाता था कि देश की आर्थिक शहर है, आर्थिक सिटी है, वने दुनिया में उसका एक स्थान है। लेकिन उस मुंबई को चलाता कौन था? अंडरवर्ल्ड डाउन का डॉन दाऊद। और आप देखिए, वहां पे जो लोग इस कांड में फंसाने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं। आप लंबा मुंबई का इतिहास निकाल के देखिए, परमवीर सिंह का नाम आएगा, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है वहां का। सुशांत सिंह का केस याद कीजिए। यानी आप जितनी भी घटनाओं को याद कीजिए, मुंबई शहर एक, जबकि मुंबई के बारे में एक हम लोगों को बताया जाता था कि ये स्कॉटलैंड पुलिस की तरह है, मतलब सर्वश्रेष्ठ पुलिस है। लेकिन क्या पुलिस थी, इसकी भी पोल बीचे बीते कई वर्षों में खुलती जा रही है, जैसे जैसे ये स्कैन हो रहा है। अब हम आते हैं साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित के बरी होने पे। तो देखिए, ये अभी भी नहीं होता यदि इस जांच को एनआईए नहीं कंप्लीट करती, क्योंकि एटीएस ने तो अपने काम कर दिए। जिस तरह जी, से माननीय कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है, वो तो साफ साबित हो रहा है कि एक षड्यंत्र की गई थी। क्योंकि यूपीए के 2004 से 2008-9 के बीच में करप्शन कुछ इस तरह फैला था कि कांग्रेस भी परेशान थी। और यही वजह है कि अब अपने आप को सोसाइटी में एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए या अपनी स्थिति को ठीक रखने के लिए इस तरह से हिंदू आतंकवाद की एक थ्योरी गढ़ी गई, जिसके रचयिता दिग्विजय सिंह, पी चिदम्बरम वगैरह थे, जिन्होंने उस वक्त के राष्ट्रीय सहारा एक अखबार निकलती थी उर्दू में, उसका रोजनामा सहारा, उसका एडिटर अजीज बर्मी। आप सोचिए कि घटना के एक सप्ताह के अंदर अगले ने हिंदू आतंकवाद पर पुस्तक लिख दी और और इसका प्रकाशने विमोचन भी कर दिया गया। हालांकि देखिए, उसके विमोचन में महाराष्ट्र में कांग्रेस के कद्दावर नेता थे कृपा शंकर सिंह, जो अब भाजपा में है, जिसे भाजपा ने टिकट दिया है। यानी भाजपा भी क्या करती है, ये एक चिंतनीय विषय है। उस कृपा शंकर सिंह को भाजपा में क्यों लाया गया, जो कि उस पुस्तक विमोचन में सामने बैठा था? वो भी था, इसका मतलब वो भी तो कंस्पिरेटर है, वो भी तो षड्यंत्रकारी है। दरअसल देखिए, आपके देश के ऊपर सदा से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल साजिश हावी रहा है। अभी के संसद सत्र में निशिकांत दुबे ने जो डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स है उसके मार्फत खुलासा किया कि 40% एमपी को कांग्रेस से कांग्रेस के एमपी को जासूसी करने के लिए पैसे दिए जाते थे। और ये कहीं वो आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट। मैं आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट क्या होती है। वैसे कागजात जो सरकार आम लोगों को नहीं बताती है, उन कागजातों को एक निश्चित समय के पर, किसी देश में 40 साल है, किसी देश में 30 साल है, किसी देश में 50 साल पर उसे सार्वजनिक कर देते हैं। और उस सार्वजनिक करने के ही कारण ये खबर हम लोगों के बीच में अब आई है।
तो मेरे इस उदाहरण का देने का सिर्फ एक मकसद है कि हमारे यहाँ विदेशी हस्तक्षेप लगातार होते थे। आपको भी याद होगा कि 2009 के बाद हुआ था कि राहुल गांधी को मंत्री बनाना है और उनका मंत्री भी नहीं बनना उस किसी विदेशी हस्तक्षेप का ही हिस्सा था। तो बहुत सारी बातें हैं जो खुलकर आ रही है। अभी निशिकांत दुबे ने कल एक और खुलासा किया है, लेकिन वो इस सब्जेक्ट से अलग है। तो भारत में कौन बनेगा मंत्री, ये तक फैसला बाहर से होता था और वो करने वाला और कोई नहीं, जॉर्ज सोरोस एंड गैंग। जॉर्ज सोरोस के बहुत सारे रूप हैं। एक रूप में एशिया डेवलपमेंट के, एशिया ओरिजिन के जो लीडर्स हैं उसमें सोनिया गांधी उनके साथ को प्रेसिडेंट है। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो सबके आगे रोते हैं कि हमारे देश के डेमोक्रेसी को बचाने आओ। तो ये सब साक्ष्य हैं। और यूपीए के अंदर जो एनएसी बनाई थी सोनिया गांधी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, उसमें हर्षमंदर भी एक नाम है, उसमें जोगेंद्र यादव भी एक नाम है। तो हर्षमंदर कौन है? हर्षमंदर फाइनेंस एडवाइजर है जॉर्ज सोरोस के कंपनी का। और जॉर्ज सोरोस ने एक दो कंपनियां नहीं, तकरीबन सैकड़ों कंपनियों में पैसा लगा रखा है। भारत में एफसीआरए पे जब बैन लगी तो परेशान होना शुरू हुआ, लेकिन कितना आप बैन लगाइएगा। वो तो कॉलेज यूनिवर्सिटी, बांग्लादेश का उदाहरण देखिए। बांग्लादेश का रिजीम किसने चेंज कराया? जॉर्ज सोरोस ने कराया। आज बांग्लादेश की क्या गति है? तो अनरेस्ट पैदा करो, अपने ड्रग्स का धंधा करो। और ये अमेरिका की नीति रही है। हमारे यहाँ एक अरविंद केजरीवाल को भी जो पैदा किया गया था, उसको पैदा करने में कांग्रेस भी चुप रही थी, इसलिए रही थी कि उनके भ्रष्टाचार पे ज्यादा बातचीत नहीं हो सके। तो कुल मिलाकर जो फैसला मालेगांव पर आया है, ये आम लोग सबको पता था कि ये कंस्पिरेसी हुई है, लेकिन आज मोहर लग गया कि कांग्रेस के द्वारा रची गई ये एक साजिश थी, जिसका आज पर्दाफाश हो गया। अब इससे ज्यादा और क्या कहा जाए? माननीय न्यायालय ने सही साफ कह साफ रहे कहा हैं कि सर, आप सही कह रहे हैं। परमवीर सिंह ने जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा को मार मार के अधमरा कर दिया था, अधमरा क्या, लगभग मार दिया था। कर्नल पुरोहित जैसे लोगों को फंसाया गया। ये इन लोगों, सोच लीजिए कि ये लोग सत्ता के लिए क्या कर जाते हैं और क्या नहीं कर सकते। इनके चरित्र को समझना ज्यादा जरूरी है। और इस फैसले से को आप ये नहीं समझिए, कोई भी देश में शासन करता हो, अगर वो शासन इस तरह से करेगा कि अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए निर्दोष लोगों को फंसाएगा और देशद्रोह जैसे केस में फंसाएगा। और यूपीए के लीडर कौन है? सोनिया गांधी। सोनिया गांधी कौन है? 1968 में शादी होकर के आई। सोनिया गांधी इज नॉट ए लिटरेट पर्सन। वो पांचवा भी पास की है नहीं की है, ये एक डिबेट का विषय है, लेकिन शी इज नॉट एजुकेटेड। और 69 में वो इसरो के साइंटिस्ट के साथ बैठ के क्या डिसीजन ले रही थी? उस वक्त वो भारत के नागरिक नहीं थी। तो हमारा इसरो का साइंटिस्ट सोनिया गांधी को क्या ब्रीफ कर रहा था 69 में? मात्र एक साल के बाद की बात बता रहा हूँ अमिंदर जी। क्या जी। ब्रीफ ले रही थी? जो कहा जाता है ना, आज एक चर्चा चलती है दबे जुबान से कि सोनिया गांधी रूस की एजेंट थी। ये दबे जुबान से चलती है, मैं उसका कंफर्मेशन मेरे पास नहीं है। लेकिन जो महिला भारत की नागरिक नहीं है, उसको हमारे देश का साइंटिस्ट क्या ब्रीफ कर रहा था? ये एक सवाल है और यहीं पर संदेह होता है। सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता कब ली है? 15 सालों के बाद वो नागरिकता बनी और वो नागरिक बनी है भारत की, और इंदिरा गांधी की जान गई। तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अगर आप सारे डॉट को जोड़ोगे तो एक वो पिक्चर आएगा जिसका आपको अंदेशा है, वो अंदेशा सही साबित होगा। जी मनविंदर जी। आपने सर बिल्कुल सही कहा कि डॉट से डॉट जब जोड़ते हैं तो काफी सारी चीजें सामने आती हैं, लेकिन देखिए ये साबित कुछ भी नहीं हुआ। जितने उन पे एलिगेशन थे, मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ दर्शकों के लिए, कुछ भी तो साबित नहीं हुआ। आई मीन अगर ये जांच स्टेट एजेंसीज करती तब तो कुछ पता ही नहीं चलता और कुछ भी साबित नहीं हो पाता।
और इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि हिंदुओं को टारगेट करने के लिए ही तो किया गया ना ये सब कुछ। और इसमें महाराष्ट्र का जो सरकार है उसका भी बड़ा रोल नजर आ रहा है। बिल्कुल आएगा, नजर आएगा ही क्या। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उनके कहने पर आज सरकार ने ये काम किया, इतिहास तो सरकार के अंदर में होती है ना। और मुंबई में ये काम किया जाता है, इस बात की पुष्टि बहुत सारे मामलों में हो चुकी है। सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हो गया और कोई मारा ही नहीं। दिशा सल्यान मर गई, कोई है ही नहीं हत्यारा। तो पालघर में साधुओं की हत्या हो गई, पुलिस के सामने कोई हत्यारा है ही नहीं। और अभी अभी वो मुंबई में बम ट्रेन के धमाके जो 6 कंपार्टमेंट में हुए थे, जिसमें कि 190 लोग मरे थे, 700 लोग घायल हुए थे, उसमें भी किसी को बरी कर दिया गया है। तो कहानियां बहुत सारी हैं। मुंबई में न्याय नहीं होता, ये मैं कहूंगा। मुंबई पूरी तरह से डी कंपनी के हवाले था। अब उसमें मैं तो कभी कभी देवेंद्र फडणवीस से भी बहुत नाउमीद होता हूँ, खासकर सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर। उस बेचारे को न्याय क्यों नहीं मिला, ऐसे ही हत्या हो गया उसका। बहुत सारी बातें हैं। और इस मामले के फैसले आने के बाद लोग बाग आगे आएंगे। लेकिन हमारे देश में जो जकड़न है, उस जकड़न से देश को निकालना होगा। आप जितना मेहनत करती हैं, जिन पॉइंट्स को लेकर आती हैं, वो वाकई तारीफे काबिल है और आपके प्रयास को मैं सराहता हूँ। आप जितना तन्मयता से लगी हैं, वो वाकई में तारीफ के काबिल है। और देश के हर बच्चे बच्चे को मालूम होना चाहिए कि इतिहास में हुआ क्या है। कभी कभी संसद में ना प्रियंका गांधी ने कहा कि आप लोग इतिहास की बात करते हो, तो निशिकांत दुबे ने कहा कि जो व्यक्ति इतिहास से सबक लेके वर्तमान को नहीं संभालता है, वो मिट्टी में मिल जाता है। तो अब एक समय है जो हम इतिहास के इन घटनाओं से, हमको ओवररिएक्ट नहीं करना है, हमको इनसे सबक लेना है और सबक लेते हुए आगे के लिए सजग होना है। ये एक मैसेज है जो आम लोगों को तक पहुंचनी चाहिए, और भी साधारण भाषा में, जैसे लोग इस बात को समझें कि कैसे कैसे साजिशें रची जाती है सत्ता के लिए। सिर्फ हमने देखा है ना, हमने कितने वीडियो देख लिए हैं राहुल गांधी के। बांग्लादेश की जो शेख जिया थी, उसके बेटे के साथ उनकी सीक्रेट मीटिंग। चाइना में गए हैं ओलंपिक में देखने, तो उस वक्त उनकी मीटिंग। लेकिन जयशंकर ने संसद में खुलासा किया है, वहां पर केवल इतना ही कुछ नहीं हुआ है। तो हमें मालूम है कि वहां और क्या हुआ था। वहां पर वो जरदारी का बेटा और वो लोग, इस तरह के लोगों से भी मुलाकात की गई थी। ये भी आपको कल आप इस पर भी एक दिन डिबेट करेंगी कि जब ये 2008 में जो ये कर रहे थे कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सिग्नेचर एमओयू कर रहे थे राहुल गांधी, पीछे खड़ी थी सोनिया गांधी, जिनपिंग और आनंद शर्मा, मनमोहन सिंह। अब आप समझ लीजिए कि ये पार्टी की, अरे एमओयू पर हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे। तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं और सारे क्वेश्चन, सारे सुई 10 जनपद पहुंच रही है और इसका केंद्र। अब आप देखिए एक हास्यास्पद, ये जो परिणाम आया, तो आज राहुल गांधी से किसी ने पूछा कि हाँ मुंबई हाँ, ब्लास्ट में मैं उसी सब, सवाल पे आने वाली तो थी। कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड। ये हाँ है हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कांग्रेस के। पूछा जा रहा है ब्लास्ट पे किस, तो कहते हैं इकोनॉमी इज डेड। पता नहीं क्या खाते पीते हैं वो, क्या करते हैं, यानी क्या है सवाल, क्या है जवाब। अब आप समझ लीजिए इन लोगों की मेंटल स्टेटस की मैं बात कर रहा हूं। जब तक इनके पास स्क्रिप्ट लिखा हुआ नहीं होगा, ये कुछ नहीं है। केवल डोनाल्ड ट्रंप ट्रंप कर रहे थे, ट्रंप ने एक दे दिया जो उसकी आदत है। अरे 25% टैरिफ लगा देगा तो क्या होगा, हम तो बहुतों पर 75% लगाए हुए हैं, हम भी लगा देंगे। चीन को भी तो धमका रहा था, आ गया ना औकात पे। और आप देख लीजिएगा एक ऐसा सॉल्यूशन निकलेगा कि ट्रंप यहां पर भी बैकफुट पर आपको नजर आएगा। इतना मैं एश्योर्ड हूं। मेरे भारत में, भारत कोई बांग्लादेश नहीं है, भारत भारत है। 140 करोड़ का मुल्क है। केवल हम
प्रोडक्ट बनाते ही नहीं, एक्सपोर्ट ही नहीं करते, हम इंपोर्ट भी करते हैं और हम बाजार प्रोवाइड करते हैं। ट्रम्प की नानी मर जाएगी, देखिएगा आप, वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकेगा भारत के खिलाफ। वो तो अभी एक राजनीतिक कूटनीति में होती है, और कूटनीति का मतलब मैंने बहुत बार लोगों से कहा है जिनके साथ भी जुड़ा हूं, कूटनीति का मतलब होता है स्वार्थ नीति। हमारे देश को, हमारी देश का स्वार्थ कितना सिद्ध होगा, ये इन बातों से प्रूफ होता है। जी माननीय जी। राकेश जी, दिग्विजय सिंह जो राहुल गांधी के बहुत नजदीके हैं, देखिए उन्होंने भी क्या कहा था। अब ये सारे मतलब कहना चाहिए कि हिंदू धर्म को किस तरीके से अपने हिसाब से, अपने चश्मे से देख रहे हैं ना। और देखिए, राहुल गांधी ये जो आप, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये क्या है ना कि ये सोनिया गांधी दरअसल मुसोलिनी की बेटी है। मुसोलिनी का इतिहास हम सबको पता है। वो उस माइंड सेट की थी। ठीक है, भारत की बहू बनकर आई, लेकिन भारतीय बनने में तो उसको 15 साल लग गए। उन्होंने अपना जो नागरिकता लिया और 1 साल के बाद इंदिरा गांधी का देहांत हो जाता। ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। अब इन सब चीजों को देखिए, उन्होंने नागरिकता तब ली जब वो श्योर हो गई कि अब राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। उनके आते उस खानदान में कितनी मौतें हुई है, उसका कौन हिसाब देगा, कौन करेगा। और मुझे जो लगता है, जिस तरह से बातें खुलकर आ रही हैं, एक न एक दिन उससे भी देश वाकिफ होगा। लेकिन अभी देश ये जाने कि लोग, पार्टियां सत्ता में बने रहने के लिए क्या करती है, क्या नहीं करती है। और राहुल गांधी, मैं तो उनको अभी भी मैच्योर नहीं मान पाता हूं। अब सर मेरा आपने हो सकता है आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मैं उनको अभी भी मैच्योर नहीं मानता हूं। क्योंकि मैच्योर पॉलिटिशियंस का मतलब ये नहीं होता कि आप सवाल से भागें, आप सवाल में घुसे और जवाब दें। आपके पास डेप्थ होना चाहिए, वाद विवाद होना चाहिए। तो यार देखिए, पहले के संसद में कभी आपने सुना था धरना प्रदर्शन बाहर में होता था? अब रोज होता है। तो अब राजनीति के तरीके बदल रहे हैं, क्योंकि लोग बाग पढ़ते लिखते नहीं है, जानकारी नहीं लेते हैं। जो कांग्रेस ने अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए जो उनका एक ओपन माइंड फ्रेम था, एक नेटवर्किंग थी जो वोटर की, उसको उन्होंने चेंज किया। आइडियोलॉजी लेते रहे लेफ्ट पार्टी से, आज वो लेफ्टिस्टों के भी लेफ्टिस्ट हो गई। आज वो कांग्रेस बची है क्या? ये सोनिया कांग्रेस को आप कांग्रेस मानती हैं क्या? ये एक लेफ्ट पार्टी के रूप में खड़ी है, जिसका कि मॉडिफाइड या क्या कहा जाए, एक कम्युनिस्ट पार्टी का नया नाम है कांग्रेस पार्टी। अब इससे ज्यादा और क्या कहूं। और मालेगांव ब्लास्ट में अब जाकर न्याय तो मिला ही है। कम से कम साध्वी प्रज्ञा जैसे लोगों को, कर्नल पुरोहित जैसे सामान्य लोगों को, देशभक्त लोगों को जिस तरह से देशद्रोही बनाया गया, वो वाकई निंदनीय है। कांग्रेस को तो एक बार में उठकर स्वीकार करना चाहिए और क्षमा मांग ले देश से। हमारे देश के हाँ, लोगों का दिल मैं बहुत बड़ा है। मैं इसी बात पे आने वाली थी कि राहुल गांधी को तो माफी मांगनी चाहिए, लेकिन देखिए अभिनव भारत के साथ साथ इन्होंने आरएसएस को भी बदनाम करने की कोशिश की। जी, यही तो हिंदू हेट्रेड। सोनिया गांधी का पूरा जो ये वेटिकन सिटी से कमांड होती है ना, मैंने आपको जी बोला ना कि विदेशी इंटरफेरेंस हमारे देश में बहुत ज्यादा रहा है शुरू से। यूपीए के समय तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा और पीएम कौन होगा, ये सब हमें वहीं से डिसाइड हुआ करता था। मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर फैसला बनाने का फैसला तो वहीं पर हुआ था। तो इस तरह से खैर, अब तो जो है अब मामले सामने आएंगे और कांग्रेस को आज नहीं तो कल माफी मांगनी होगी। अब देखिए, अब 3 दिन, सोमवार मंगल बुध, 3 दिन तक कांग्रेस के पास एक शब्द नहीं था संसद में। जो आ रहा था वही उनको रगड़ के जा रहा था। अरे एक भी उनके वक्ता, अब देखिए उनके जो डिप्टी लीडर है पार्लियामेंट के, उनको साफ कह दिया गया कि तुम चोरी चोरी पाकिस्तान जाते हो। वो काउंटर जवाब भी नहीं दे सका, मौनम स्वीकृति।
उन्होंने स्वीकार कर लिया, हम चुपचाप कर बिल्कुल सत्य पाकिस्तान जाते हैं। बिल्कुल उनकी सच है और वाइफ आईएसआई, उनकी वाइफ आईएसआई के एनजीओ में जॉब करती हैं, ये क्लियर है। वो तो 10 सितंबर को असम के मुख्यमंत्री ने बोला है कि मैं सारे खुलासे करूंगा, तो उस दिन और भी बातें निकल कर आएगी। और यहीं पर ये साबित हो जाता है कांग्रेस का हाथ देश विरोधियों के साथ। और इससे ज्यादा और क्या कहा जाए। राकेश जी, आप तो इस समय दिल्ली में बैठे हुए हैं और जहां पर ये घटनाएं हो रही हैं उसके बहुत नजदीक हैं, और 10 जनपद से बड़ी हलचल मची हुई है, क्या कहते हैं? देखिए हलचल नहीं हो, आप हम लोग ये कब सोच रहे हैं कि हलचल मची हुई है। देखिए जो जैसे कोई चोरी करता है तो चोरी किया है, उसको पता है, डर उसको का पता माहौल है है। कि आज ये कोई डर का माहौल नहीं है, वो केवल इससे कैसे निकले इसमें लगे हैं। उनको पता है कि हमने फंसाया था, इसमें कोई नई बात तो उनके लिए हुई नहीं है जो कि उनको चिंता होगा। और वो तो अब एक नया इस पर क्या नैरेटिव गढ़ा जाए, इसके लिए अपने विदेशी दोस्तों को संपर्क कर रहे होंगे कि इस पर क्या बोला जाए, चाहे विदेश से किसी को कुछ बुलवाया जाए। इस तरह की तैयारियां चल रही हो, इसको हलचल आप कह सकती हैं कि उनकी ये होगी कि ये जो घटना आज परिणाम आ गए हैं, इसको काउंटर करने के लिए कहीं बवाल क्या कराया जाए। प्रियंका गांधी की बात कीजिए ना, 25 लोग मारे गए पहलगाम में तो कहते हैं कि इंडियन मारे गए, लेकिन इंडियन मारे छत्तीसगढ़ में जब छत्तीसगढ़ में वो महिला गिरफ्तार हुई तो क्रिश्चियन महिला निकल गई। तो इन लोगों का एक एक पिच पर खेलो ना भाई, एक आइडियोलॉजी पर बात करो ना। तुम पल भर तोला पल में मासा, ऐसे नहीं चलेगा। अब सोशल मीडिया के युग में अब वो समय नहीं रहा कि जो रवीश कुमार बता देंगे वही देश को मालूम होगा। और रवीश कुमार क्यों बता रहे हैं, रवीश कुमार ने क्यों कहा, ये भी अब लोगों को पता होता है। रवीश कुमार किसके यहाँ रात में खाना खाते हैं ये भी अब लोगों को पता होता है। मैंने एक नाम लिया, पहले इस तरह का ही इकोसिस्टम कांग्रेस ने रखा हुआ था। अरे कांग्रेस के समय नीचे से रैना थे जो उनको कॉल कॉल को बनाया गया था, जो 19वें रैंक पर थे उनको बना दिया गया था। उन्होंने किताब लिखा अनटोल्ड स्टोरी, उसमें भी बहुत सारे खुलासे हैं। तो आज चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं मालेगांव ब्लास्ट को लेकर, मालेगांव जी ब्लास्ट हुआ था, जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा को मारा पीटा गया और जो साध्वी प्रज्ञा ने कहानी बताई, तो उस वक्त से एक विश्वास था। लेकिन हमारे देश में मिलोड़ों ने भी तो अपनी एक दुनिया बना रखी है। अब तो वो अपने आप को कभी संसद से ऊपर दिखाते हैं, कभी कुछ करते हैं। और कॉलेजियम के सबसे बड़े, अगर मैं कहूं, वकील तो कहना कभी सिब्बर को गलत होगा, एजेंट कहना शायद मुफीद होगा। वो कॉलेजियम के एजेंट रहे हैं। और चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट ने खुलासा किया है कि वहां पर सब कुछ होता है, रिश्वत चलता है। जापानी समोसा का नाम लिया करते थे, जो कि अब क्या कहा जाए उन बड़े लोगों के बारे में। लेकिन कुल मिलाकर बड़े, देखिए स्टेट में राकेश जी, बड़े तो है ही है क्योंकि सीजीआई ने कहा ना कि इन्हें आप जस्टिस कहिए। ये बिल्कुल। एक वकील को उन्होंने डांट दिया कि आपने आपने इनको जो सरनेम कॉल क्यों किया। हाँ, उन्होंने यशवंत वर्मा बोला तो बोले कि जस्टिस कौन लगाएगा, तो कहा उस सम्मान के पात्र तो बनिए। और वो वकील जो है वो केरल के हैं और बहुत ही पॉपुलर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। जी वो हमेशा सच्ची बातें करते हैं और वो केरल का व्यक्ति है, वो जो है वो जज। और उन्होंने इस बात को कहा। देखिए क्या हो रहा है ना कि जस्टिस वर्मा का केस जो सामने आ गया, इससे लॉ फैकल्टी में भी काफी बेचैनी है। उन लोगों की जो आज तक की बनी हुई एक इमेज थी, आज कोई भी फैसला आता है तो हम लोग पता करते हैं, देखो तो नाम कौन है, इसका बेटा क्या करता है। अब लोगों में क्यूरियोसिटी हो गई है कि लोग जानने की कोशिश करने लगे हैं। और सोशल मीडिया के दौर में कुछ छिपता भी नहीं है, सब खुलकर आ भी जाता है। तो अब समय है, सच पूछिए ना, तो सोशल मीडिया ने ही क्रांति लाई है, जो बहुत सारी बातें हम लोग आज कर पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। अब देश को समझना होगा कि आप जिसको अपना भाग विधाता बना के भेजते हैं, अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं, वो आपके लिए कितना काम करता
का है और आपसे ज्यादा आपके देश के साथ कितना खड़ा है। ये एक पैरामीटर लोगों को भी समझना होगा और इस पर ही माप कर वोट देना होगा, न कि मेरा भाई कौन है तो मेरा चाचा है, वो मेरा दादा है, चाहे मेरे जात का है, चाहे मेरे समाज का है। अरे जो अच्छा काम करता है उनको चुनिए, बशर्ते वो देश के साथ खड़ा होने वाला हो। जी मंडल। आपने सर सही कहा। एक छोटी सी टिप्पणी और चाहूंगी। धनखड़ जी तो निकल लिए हैं, लेकिन उस समय आपको याद होगा जिस समय ये मालेगांव केस हुआ ब्लास्ट वाला, तो उस समय उस कुर्सी पे कौन बैठते थे, आपको ध्यान होगा? अंसारी जी। हाँ, जी उस वक्त के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी हुआ करते थे। वो तो हमारे लोकतंत्र के इतिहास में उनसे बुरा उपराष्ट्रपति कोई हुआ ही नहीं, क्योंकि जब वो ईरान में पोस्टेड थे एज ए क्या कहते हैं आईएफएस से जो जाते हैं, क्या होते हैं आईएफएस से बन के जो जाते हैं, जी अरे ऊंचाई योग ईरान ऊंचाई में हाई कमीशन जब ऊंचाई योग में अम्बेसडर जब थे, तो उन्होंने अपने देश के न जाने कितने रॉ के जासूसों को एक्सपोज कर दिया और सबकी बुरी तरह से मौत हुई। तो कहा जाए कि मरवा दिया। उनके बारे में तो मायावती ने बहुत बढ़िया लोकसभा में उनको झपेटा था। तो खैर अब तो वो नहीं रहे, लेकिन चूंकि उपराष्ट्रपति की बात जब निकल गई तो धनखड़ साहब की बात भी होगी। मैंने एक वीडियो बनाया कांग्रेस के ट्रंप में धनखड़, मैंने यही बनाया था। कांग्रेस के ट्रंप में वो फंस गए। मुझे 2 4 10 अच्छे कमेंट भी आए, तो 1 2 कमेंट ऐसे आए, उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस को इसमें कैसे ले रहे हैं। तो हम बताने बोला कि जिसने उनको राज्यपाल बनाया, जिसने उनको उपराष्ट्रपति बनाया, वो सरकार के खिलाफ क्यों काम करने लगे। जो इम्पीचमेंट लाया उनको हटाने के लिए, उनके साथ क्यों मिलने लगे। यहीं पर साबित होता है कि कांग्रेस के ट्रैक में आ गए। और और अब तो खुल गया है मामला कि जयराम रमेश, क्योंकि जिस दिन संसद में केक काटे जा रहे थे, जी इतने खजूर खजूर का केक बना के प्रियंका गांधी लाई थी। तो एक मेरे मित्र ने हमको उस पर लिखा था कमेंट में, अगले कुछ दिनों के बाद ये लोग ऊंट पे आएंगे लोकसभा। तो खैर वो तो एक सटायर था। तो कहने का जी मतलब जब छठा केक मंगाया गया, चूंकि वहां पर भीड़ बहुत हो गई, तो छठा केक कटने के बाद पत्रकार तो पत्रकार होता है, चाहे कांग्रेस बीट का भी क्यों ना हो, उसने पूछ दिया क्या ये छठा केक धनखड़ जी के जाने की खुशी में हो काटी जा रही है। तो खड़गे साहब ने कहा ऑल क्रेडिट गोज टू जयराम रमेश। अब आप देखिए। कांग्रेस के ट्रैप में नहीं तो जयराम रमेश के ट्रैप में आए। और जयराम रमेश पर चाइना के हुवाई कंपनी के साथ का बहुत बड़ा आरोप उनके जब एनवायरमेंट मिनिस्टर थे तब भी लगा था। मैं नहीं कहता कि है, लेकिन आरोप लगा था। तो कुल मिलाकर ऐसे ही चल रहा है देश। लेकिन हाँ, अब कांग्रेस का ट्रैक बहुत जल्द खुल जा रहा है, लोगों को समझ में आ जा रहा है। आज हम लोग मालेगांव ब्लास्ट के जो कलंक चिपकाए हुए थे, उनसे आरोप से मुक्त हुए। खास के साध्वी प्रज्ञा, कमल पुरोहित और अन्य 5 लोग, सबको कम से कम संतोष तो होगा कि अल्टीमेटली हम बरी हुए। जी मनविंदर जी। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो उल्टी सीधी बातें चल रही, भगवा आतंकवाद, नागला, इन सब चीजों पे जो है अब सबको समझ में आ गई कैसे क्या है। प्लस जो हमारे देश की लीडरशिप है, उस पर भी लोगों को भरोसा आया ना। सर आपने इसको समय निकाला और मेरे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण विषयों पे जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय भारत।